नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, लेकिन आज आपका पसंदीदा शो वंदे भारत सिर्फ आधे घंटे का रहेगा, क्योंकि आज है मौका बाल दिवस का और अगले आधे घंटे हमारा शो इसी पर आधारित रहेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का बच्चों के साथ खूब लगाव रहता है। प्रधानमंत्री मोदी बच्चों के साथ खुद बच्चे भी बन जाते हैं, कभी उनके कान खींचते हैं, कभी उनके साथ परीक्षा पर चर्चा करते हैं। तो अगले आधे घंटे मोदी के बाल प्रेम को हम आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत के साथ। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक शख्स ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शव के 35 टुकड़े कर दिए और रोज शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। जब 6 महीने बाद पुलिस ने इस हत्या का खुलासा किया तो जिसने भी इस वारदात को सुना वो सन्न रह गया। बहुत सुनी होगी आपने लैला मजनू के प्यार की कहानी, बहुत सुने होंगे हीर रांझा के एक दूसरे पर मर मिटने के किस्से, लेकिन आफताब की कहानी जानकर आपको प्यार के नाम से भरोसा उठ जाएगा। आप इश्क से नफरत करने लगेंगे। आफताब वही दरिंदा है जिसने अपने प्यार के 35 टुकड़े किए। ये वही खूनी कातिल है जिसकी कहानी सुनकर हर कोई डरा सहमा है। दिल्ली पुलिस ने दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा किया। 18 मई यानी करीब 6 महीने पहले लिव इन पार्टनर आफताब ने अपनी 26 साल की प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके शव को आरी से काटा, नया फ्रिज लाया ताकि टुकड़े उसमें रख सके और बदबू दबाने के लिए अगरबत्ती सुलगाता था। कातिल आफताब 18 दिन तक रोज रात 2 बजे उठता और शव के टुकड़े मेहरौली के जंगल में फेंक आता था। पुलिस ने आफताब को शनिवार को अरेस्ट किया। इसके बाद उसने श्रद्धा की हत्या की सनसनीखेज कहानी बताई कि यहाँ पे लड़का लड़की आए थे मुंबई से। वो लोग यहाँ पे आके जब रहे, कुछ दिनों बाद लड़की के फादर को मुंबई में आइडिया लगा कि लड़की मिसिंग है, लड़की से बहुत दिन से टच में नहीं आ पाए। तो लड़की के फादर मुंबई पुलिस में गए मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने। उन्होंने आफ्टर इंक्वायरी फाइंड आउट किया कि लड़की की लास्ट लोकेशन वॉज इन दिल्ली। तो हमारे पास पीएस मेहरौली में वो लोग आए और हमने फिर इमीडिएटली लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया। श्रद्धा के परिवार की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आफताब को अपहरण का आरोपी मानकर जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस ने जांच की कड़ी में मुंबई पुलिस की मदद ली। इसके बाद टेक्निकल सर्विलांस से आफताब को 2 दिन पहले यानी शनिवार को तलाश कर लिया। इसके बाद पूछताछ में आफताब ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इधर कोर्ट ने आफताब को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। श्रद्धा के मर्डर केस में लव जिहाद का भी एंगल सामने आ रहा है। श्रद्धा के परिवार वालों का आरोप है कि हत्या की पूरी प्लानिंग रची गई थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में भेज दिया और हर एक एंगल से जांच की जा रही है। मुंबई के मलाड की रहने वाली 26 साल की श्रद्धा और आफताब दोनों मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करते थे। 2019 में यहीं दोनों की मुलाकात हुई। दोनों प्यार करने लगे, लेकिन दोनों के रिश्तों से परिवार वाले नाखुश थे। इसके चलते दोनों मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और मेहरौली के एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया कि श्रद्धा शादी का दबाव बनाने लगी थी, जिसे लेकर अक्सर झगड़ा होता था। इससे तंग आकर उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। इस पूरी कहानी में लव जिहाद का भी एंगल सामने आ रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। अब वहाँ के मुख्यमंत्री जी वहाँ के उनको ध्यान देना चाहिए था इन चीज़ों को। वो यहाँ वहाँ दूसरी राजनीतियों में उलझे हुए हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद है और इसको डेफिनेटली बहुत सीरियसली लेना चाहिए। लव जिहाद नहीं होना चाहिए इस देश में। आफताब ने जिस तरह से श्रद्धा को मौत के घाट उतारा, वो हैरान और परेशान करने वाला है।
अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े इसी शख्स ने किए, आफताब जिसका नाम है। पुलिस की पूछताछ में तमाम बातें सामने आई। आखिर क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर सामने आया, आइए वो भी आपको बता देते हैं। यानी कि आफताब का कबूलनामा अभी तक ये कि श्रद्धा शादी को लेकर लगातार दबाव बना रही थी। 18 मई को धारदार हथियार से श्रद्धा की हत्या आफताब ने कर दी और श्रद्धा बाकर के शव के 35 टुकड़े किए गए। 18 दिन तक शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया, फिर एक एक कर शव के टुकड़े बाहर फेंके। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शव के टुकड़े फेंके गए और पूछताछ के बाद हड्डियां जंगल से बरामद की गई जब पुलिस वहां पर पहुंची और रिकवरी की गई। इसके साथ ही गुड मूव की स्टडी का एक सर्वे सामने आया है, वो सर्वे भी आपको बताना चाहिए, जिसमें 16 देशों की स्टडी की गई है, जिसमें सामने ये आया है कि 70% स्वीडन के लोग लिव इन में रहते हैं। इसके साथ ही 40% कपल्स ने एक टाइम बाद इस रिश्ते को तोड़ दिया, 10% बिना शादी के साथ रहना पसंद करते हैं और 10 में से 1 से 4 से 6 महीने बाद रिश्ता तोड़ दिया। 8% 3 महीने से भी कम समय तक साथ रहे। ये एक सर्वे सामने आया जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर ये तमाम बातें सामने आई। लेकिन क्योंकि हम भारत का जिक्र कर रहे हैं, भारत में लिव इन रिलेशनशिप में रहने को लेकर आखिर कानून क्या है ये भी आपको बता देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में इसका जिक्र किया गया है, लिव इन रिलेशनशिप का। ऐसे कपल्स को बच्चा एक तो गोद नहीं दिया जाता, ये एक रूल है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम इसमें लागू होता है। 60 दिन में फैसले का प्रावधान है और 1 साल की सजा और जुर्माना ऐसे मामलों में है। लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली में ये जो मामला सामने आया, इसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। किस तरीके से अपनी प्रेमिका की हत्या कर, क्योंकि वो शादी के लिए दबाव बना रही थी, उसके 35 टुकड़े कर दिए और इस पूरे मामले का खुलासा 6 महीने बाद हुआ। अब आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर पंजाब के मोगा में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। छात्रों का एक गुट भारत विरोधी नारे लगा रहा था, जिसके बाद जमकर हंगामा बरपा। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान की हार के बाद छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर मारपीट करने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कॉलेज के हॉस्टल के 60 से 70 छात्र किस तरह से मारपीट कर रहे हैं। दरअसल मामला फिरोजपुर रोड के लाला लाजपत राय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज का है। बताया जा रहा है कि कॉलेज के हॉस्टल में छात्र इकट्ठे बैठकर फाइनल मैच देख रहे थे। इंग्लैंड के जीतते ही यहाँ कश्मीर के छात्रों ने पाकिस्तान समर्थित और भारत विरोधी नारे लगाए। इसके बाद बिहार के कुछ छात्रों से इनकी बहस हो गई, मामला मारपीट तक पहुंचा। वहीं जब हॉस्टल वार्डन ने छात्रों को रोकने की कोशिश की तो एक समुदाय के लोगों ने वार्डन को भी पकड़ लिया, उनके साथ हाथापाई की। भड़के छात्रों ने हॉस्टल में तोड़फोड़ करते हुए कुछ छात्रों से मारपीट की। मारपीट में 6 छात्र घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी छात्र मेडिकल के स्टूडेंट हैं। हॉस्टल वार्डन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों समुदायों के छात्रों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया। और आइए अब आपको ऐसे चाय वाले से मिलवाते हैं जिनके चाय के चर्चे हर तरफ है। लोकप्रियता के लिए इस चाय वाले ने अपने चाय की दुकान का नाम भी बहुत ही यूनिक रखा है और चाय के दाम उससे भी ज्यादा यूनिक है। चाय की दुकान तो आपने खूब देखी होगी, वहां बैठकर चाय भी पी होगी, लेकिन बांदा के इस चाय वाले की चाय के सामने बाकी की चाय कम पानी ज्यादा है। चाय की दुकान या फिर चाय बेचने वाले की यदि चर्चा होती है तो आमतौर पर लोगों का दिमाग प्रधानमंत्री की ओर चला जाता है। लेकिन बांदा जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज के मैदान के पास एक बेरोजगार ने अनोखी चाय की दुकान खोली है, जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि दुकान का नाम बेवफा चाय वाला है, जिसे लवलेश पाटिल ने शुरू किया है। वो बताते हैं कि इस दुकान की अपनी विशेषता है। यहाँ चाय तो अच्छी मिलती ही है, साथ में लोगों के गम भी दूर होते हैं। मैंने इसलिए खोली क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ मेरे साथ प्रेम भी हो गया, लड़की से हो गया था। करते करते उन्होंने मुझको छोड़ दिया, धोखा दे दिया। मैं सोचा कि मैं कुछ अपना अलग तरीके से कुछ करता हूँ, मैंने अपना नाम ही बेवफा रख दिया। उन्होंने बताया कि दुकान का नाम जानबूझकर रखा है ताकि लोकप्रियता में इजाफा हो। इससे कोई कहानी नहीं जुड़ी है। दुकान पर प्रेमी जोड़ों के लिए 15 रुपए की चाय और प्यार में धोखा खाने वालों के लिए 10 रुपए की चाय है। आने वाले समय में अलग नाम और अलग फ्लेवर भी दिए जाएंगे। लोगों का कहना है कि चाय की दुकान का नाम गजब का रखा है। ये नाम सुनते ही लगता है वहां जाओ और चाय पियो।
लोग सुबह से ही इस दुकान पर आना शुरू हो जाते हैं और देर शाम तक यहाँ भीड़ लगी रहती है। लोगों का कहना है कि लवलेश चाय भी बहुत अच्छी पिलाते हैं। कई लोगों ने इस दुकान की कहानी सोशल मीडिया पर भी शेयर की है, क्योंकि इस दुकान पर चाय तो एक है पर उसके दाम दो। प्रेमी जोड़ों के लिए यहाँ 15 रुपए की चाय मिलती है, तो वहीं अगर आपने प्यार में धोखा खाया है तो आपको 5 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा और 15 वाली चाय 10 रुपए में ही मिल जाएगी। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक अनोखी शादी हुई, जिसमें सभी रस्में तो अदा की गई, लेकिन ये शादी अनोखी रही और इसकी चर्चा गुरुग्राम से लेकर पूरे देश में हुई है, क्योंकि इस शादी में लड़के और लड़की की शादी नहीं, बल्कि शादी करने वाला कोई और था। इस शादी में ढेर सारी रस्में निभाई गईं, सारे रीति रिवाज किए गए, बाराती भी थे, पंडित भी। देखकर यही लग रहा था कि कोई शादी हो रही हो, और हकीकत भी यही कि मौका एक शादी समारोह का था। लेकिन ये रस्में लड़के और लड़की की शादी के लिए नहीं, बल्कि डॉग और बिच की शादी के लिए हुई, जिसमें पूरा मोहल्ला ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में जिसे भी सूचना मिली वो पहुंच गया। इस शादी के लिए मंडप भी तैयार किया गया और पंडित जी को भी फेरे करवाने के लिए बुलाया गया था। इस शादी के लिए 100 से ज्यादा लोगों को कार्ड भी भेजा गया था। आपको बता दें कि न्यू पालम विहार एरिया में एक दंपत्ति ने 3 साल पहले एक फीमेल स्ट्रे डॉग को गोद लिया था। उसके बच्चे न होने के कारण उन्होंने इस फीमेल डॉग को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम स्वीटी रखा। जिस वक्त स्वीटी को गोद लिया गया उसकी टांग टूटी हुई थी, जिसके बाद दंपत्ति ने उसका इलाज करवाया। दोनों ने मिलकर पिछले दिनों शेरू और स्वीटी की शादी तय कर दी और बारात का दिन 13 नवंबर तय किया और मोहल्ले वालों को निमंत्रण भी दे दिया। इसके लिए बाकायदा कार्ड भी प्रिंट करवाए गए। रविवार रात को दोनों की सभी रस्मों के साथ शादी की गई। दोनों को वरमाला पहनाए जाने के साथ ही दूल्हे से दुल्हन की मांग भरवाई गई। पंडित जी ने फिर दोनों के फेरे भी करवाए। इस समारोह में आए लोगों को बाकायदा लड्डू खिलाए गए। इस शादी में आम लोगों की तरह शादी की रस्में करने के साथ साथ दहेज भी दिया गया। इधर पहाड़ों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है, फिर चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड, हर तरफ पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। और तो और वहां पर पहुंचने वाले सैलानी भी इसका खूब लुत्फ उठा रहे हैं। पहाड़ों पर सफेद चादर की दस्तक हो चली है। सर्दी बढ़ने के साथ ही बर्फबारी का दौर भी बढ़ गया है। पहाड़ों पर हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, हर जगह बर्फ की सफेद चादर ही नजर आ रही है। अब जरा इन 4 तस्वीरों को देखिए। गुलमर्ग, पुंछ, शिमला, लाहौल स्पीति, हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग में कुपवाड़ा, बाजीपोरा, तंगधार समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। उत्तरी कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में 2 फीट तक स्नोफॉल हुआ है। पुंछ में मुगल रोड और पीर पंजाल रेंज में भी भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी का असर दिख रहा है। यहां लाहौल स्पीति मुख्यालय पर केलांग में काफी बर्फबारी हुई है, तो शिमला के नारकंडा में भी स्नोफॉल हुआ है। बर्फबारी के चलते हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चल रही है। बात चमोली के बद्रीनाथ धाम की करें तो यहां लगातार मौसम बदल रहा है। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है, तो वहीं तीर्थयात्री बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वैसे आई हूँ, स्नोफॉल हो रही है और है ना बहुत ही मजे आ रहे हैं। हम लोग जब आए थे हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है बद्री विशाल के मंदिर में आके। जम्मू कश्मीर के डोडा और पुंछ में जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। गुलमर्ग की बात करें तो यहाँ सीजन की पहली बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में भी ताजा बर्फबारी हुई है। सोनमर्ग में करीब 3 इंच की ताजा बर्फबारी हुई है। लोग दूर दूर से आकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बाली की, जहां G20 समिट का आगाज हो चुका है और इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं, जहां पर वो 45 घंटे के दौरान कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। कई ऐसे कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री के जिसमें वो शामिल होंगे, यानी कि बाली में दुनिया भारत का दम देखने वाली है। इंडोनेशिया के बाली में होने वाले G20 की बैठक के लिए प्रधानमंत्री बाली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री 14 से 16 नवंबर तक बाली में रहेंगे और अगले 45 घंटों के इस दौरे में प्रधानमंत्री 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो 10 से ज्यादा नेताओं से मुलाकात करेंगे। बाली रवाना हुए प्रधानमंत्री ने कहा,
भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए उत्सुक हूँ। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बाली पहुंच गए हैं और दोनों के बीच जो है मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग के दौरान जिनपिंग ने बाइडेन से कहा कि फिलहाल अमेरिका और चीन के जो रिश्ते हैं वो दुनिया के हित में नहीं, हमको आपसी रिश्ते सुधारने होंगे। तो बाइडेन ने भी कहा कि दुनिया में कई मुद्दे ऐसे हैं जहां अमेरिका और चीन सहयोग नहीं कर सकते, इसके लिए पहले हर स्तर पर बातचीत शुरू होनी चाहिए। बहरहाल इस बार G20 के समिट में फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और हेल्थ पर फोकस किया जाएगा। 15 नवंबर को एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में रहने वाले तमाम भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और 16 नवंबर को G20 में शामिल सभी नेता मैंग्रोव फॉरेस्ट की विजिट पर जाएंगे। ये जंगल क्लाइमेट चेंज के बचाव में बायोशील्ड की तरह काम करते हैं। तो वहीं पीएम मोदी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक करेंगे, जिस दौरान मोदी ब्रिटिश पीएम सुनक से दोनों देशों के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत करेंगे और इस मुलाकात में बायलैटरल रिलेशंस को लेकर तय रोड मैप 2030 पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सम्मेलन में नहीं शामिल हो रहे हैं। उनके G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा न लेने की जो प्रमुख वजह बताई जा रही है वो चौंका देने वाली है। माना जा रहा है कि पुतिन को अपनी हत्या किए जाने का डर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ये पूरा कार्यक्रम 45 घंटे चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब बाली पहुंचे तो वहां पर भारतीय समुदाय ने उनका अनोखे अंदाज में स्वागत किया। प्रधानमंत्री जब होटल पहुंचे तो वहां पहले से भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे, जिन्होंने पहले तो प्रधानमंत्री का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया, फिर उसके बाद चिट्ठी आई है गाने के साथ मनोरंजन किया। इस पर प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत बेहद खास, उसी तरीके से इस बार का G20 सम्मेलन बेहद खास, क्योंकि G20 संगठन का अगला अध्यक्ष भारत है और इसकी अगली बैठक सितंबर 2023 में नई दिल्ली में ही होने वाली है। इस नजरिए से भी प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। बाली शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और बाकी G20 नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, इसके साथ साथ पर्यावरण के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, चाहे कृषि हो, स्वास्थ्य हो, इसके साथ ही डिजिटल परिवर्तन के साथ साथ कई और अहम मुद्दे हैं जिस पर विचार विमर्श इस समिट के दौरान किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम सुनक की भी मुलाकात होनी है। जाहिर है वो अपने आप में बहुत खास मानी जा रही है, क्योंकि सुनक जिम्मा संभाल चुके हैं और उसके बाद फिजिकली आमने सामने प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक की ये पहली मुलाकात होगी। अब बात करते हैं मैनपुरी की, जहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर लिया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली हुई थी, जिसके बाद डिंपल यादव मैदान में है। वहीं बीजेपी भी अपर्णा यादव को यहां से टिकट दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो मुकाबला देवरानी जेठानी के बीच होगा। मैनपुरी मतलब मुलायम सिंह यादव और इस वक्त मुलायम सिंह मतलब अखिलेश हो गया है। सो मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद उनकी मैनपुरी की सीट खाली हो गई है और उपचुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवारों को पार्टियों ने खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में मुलायम की यादों को कायम रखने के लिए उनकी बहू यानी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल किया। दोपहर करीब 1 बजे वो कलेक्ट्रेट पहुंची और उनके साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव भी थे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे, लेकिन शिवपाल यादव के नहीं पहुंचने से चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। तो वहीं खबर यह है कि मैनपुरी का मुकाबला देवरानी और जेठानी के बीच ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे पावरफुल परिवार की 2 बहुएं अपने ससुर के सियासी मैदान पर ताल ठोकती नजर आ सकती है। भाजपा ने मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। हालांकि उनका टिकट अभी तक पक्का नहीं हुआ, लेकिन मैनपुरी का सियासी पारा हाई हो चुका है। अपर्णा यादव 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी ने उन्हें हरा दिया था। अब मैनपुरी सीट को लेकर अखिलेश यादव बेहद गंभीर नजर आते हैं,
क्योंकि जहां अखिलेश यादव इसके वर्चस्व को बचाना चाहते हैं, तो अगर बीजेपी ने अपर्णा यादव को मैनपुरी में मैदान में उतारा तो अखिलेश यादव की सियासी गणित भी बिगड़ सकती है।